नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 आरबीएससी कक्षा 6 की एक बुक्स चलती है भाग 1 में, भाग 2 7 में और भाग 3 8 में। तो भाग 1 यानी कक्षा 6 में बुक्स चलती है हमारा राजस्थान, जो राजस्थान सोशल स्टडीज़ की किताब है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है राजस्थान जीके के लिए। पहले आपको बता दें कि अध्याय 7 हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जल संसाधन एवं संरक्षण। तो देखिए, इससे पहले 6 वीडियो जो थे हमने बहुत समय पहले हमारे चैनल वीएम क्लासेस पे अपलोड कर दिए थे, लेकिन कुछ अन्यत्र वीडियोस अपलोड करने के बाद हम फिर से कक्षा 7 का मतलब कक्षा 6 का जल संसाधन एवं संरक्षण अपलोड कर रहे हैं, अध्याय नंबर 7। आपको पता है वैसे कि राजस्थान जीके जिस भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में है उसके लिए जो बुक्स है आरबीएससी की जितनी भी कक्षा 6 से लेकर 12 तक, जिसमें राजस्थान जीके खासकर इम्पोर्टेंट है, रीट और मेंस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम पढ़ते हैं बिना टाइम स्पीक भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताबें हैं, एक एक लाइन किताबें हैं। तो पढ़ते हैं अध्याय नंबर 7 जल संसाधन एवं संरक्षण। देखिए, जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। सबको पता है कि जल है तो कल है, जल बिना जग सूना। जल का उपयोग पेयजल यानी पीने के लिए, दैनिक घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग आदि कार्यों में किया जाता है। ठीक है, जल के समस्त स्रोत जल संसाधन कहलाते हैं, यानी जल के समस्त स्रोत यानी जिनसे हमें जल प्राप्त होता है उन्हें जल स्रोत कहते हैं, उनके जल संसाधन भी कहते हैं। राजस्थान के प्रमुख जल स्रोतों में झीलें, बड़ी बड़ी झील होती है, नदियाँ और उन पर बने बांध व नहरें, तालाब को एवं नलकूप, हैंडपंप भी है, ये आदि है। ठीक है, आइए हम इस अध्याय में राजस्थान के जल संसाधन और अफवाह तंत्र का विस्तार से अध्ययन करते हैं। अफवाह तंत्र क्या होता है अब ये देखते हैं हम। ठीक है, अफवाह तंत्र धरातलीय बनावट यानी कि भूमि की बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अफवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, दो अफवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है, अलग अलग फैलाती है, उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। जैसे राजस्थान में अरावली पर्वत, तो राजस्थान में ऐसी कौन सी रेखा है जो जल विभाजक रेखा है, तो वो है राजस्थान में अरावली पर्वत। जैसे भारत में बहुत है लेकिन राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो अरावली पर्वत। ऐसी छोटी नदियाँ, ये देखिए यह भी जाने में, ऐसी छोटी नदियाँ जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती है उन्हें सहायक नदियाँ कहते हैं। छोटी नदियाँ जो बड़ी नदियों में मिलती है सहायक नदियाँ कहलाते हैं। राजस्थान का अफवाह तंत्र, देखिए राजस्थान का अफवाह तंत्र, राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जाता है। पहला बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, दूसरा अरब सागर का अफवाह तंत्र, तीसरा आंतरिक अफवाह तंत्र। ये 3 अफवाह तंत्र है राजस्थान में। पहला देखते हैं बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदी चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है तथा यमुना नदी गंगा नदी में एवं अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र कहते हैं। दूसरा है अरब सागर का अफवाह तंत्र। अरावली पर्वत से पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूणी, साबरमती, पश्चिमी बनास एवं इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अफवाह तंत्र कहते हैं। तीसरा है आंतरिक अफवाह तंत्र। ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए या किसी नदी में मिल जाए तो उसे आंतरिक बाह्य भूमिगत अफवाह तंत्र वाली नदी कहते हैं। राजस्थान में बहने वाली घग्गर, देखिए राजस्थान में बहने वाली घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंढा आदि आंतरिक अफवाह के उदाहरण है। तो ये नदियाँ जो है वो आंतरिक अफवाह तंत्र के उदाहरण है, ये प्रमुख नदियाँ। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। वैसे हम जल संसाधन यानी जल के स्रोत पढ़ रहे हैं इसमें, लेकिन इससे आपके ये वाला टॉपिक तो तैयार हो ही रहा है, लेकिन राजस्थान जीके में एक जो राजस्थान ज्योग्राफी होती है भूगोल, उसमें एक टॉपिक आता है राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। ठीक है, तो वो टॉपिक भी जो है आपका इस टॉपिक से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे 2 टॉपिक और है, संसाधन एवं आंतरिक प्रणाली वाला तो हो ही रहा है, साथ में राजस्थान की प्रमुख जो नदियाँ हैं वो टॉपिक भी आपका इससे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो राजस्थान की प्रमुख नदियाँ देखते हैं हम। सबसे पहली नदी देखते हैं हम, देखिए चंबल। कौन सी नदी? चंबल नदी। इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? म से मध्य प्रदेश और च से चंबल यानी म से मंबल, चंबल। चंबल नदी
का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश एमपी से होता है। यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी। वह एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है, यानी पूरे साल बहती है। यानी ऐसा नहीं है कि मौसम के अनुसार बह जाए या चौमासा जिसके यहाँ वर्षा का मौसम में बह जाए, ऐसा नहीं है, पूरे साल भर बहती है, चाहे गर्मी बरसात सर्दी कुछ भी हो। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर जिले में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी की सहायक नदी चंबल है। यमुना कहाँ है? यूपी में है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ, यानी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती आदि है। ठीक है। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा। राजस्थान का औद्योगिक नगर किसे कहते हैं? तो कोटा को कहते हैं। ये भी देखिए इस नदी के किनारे स्थित है। औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक जो नगर है कोटा, वो किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान का औद्योगिक नगर किसे कहते हैं? कोटा को कहते हैं। किस नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे। ठीक है। अगली नदी देखिए बनास। कौन सी? बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती है, यानी वहां से निकलती है। पहली बात तो कहाँ से निकलती है? राजसमंद जिले से। किन पहाड़ियों से? खमनोर की पहाड़ियों से, जहाँ हल्दी घाटी के बीच युद्ध हुआ था। बनास। ठीक है। यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। रामेश्वर नदी के किनारे कौन सी नदी है? चंबल नदी। ठीक है। रामेश्वर के निकट कौन सी है? चंबल नदी में मिल जाती है। यह एक मौसमी नदी। देखिए ऊपर वाली कौन सी थी? सदाबहार नदी है, पूरे साल भर बहने वाली है, वर्ष भर बहने वाली नदी चंबल है। और ये केवल मौसमी नदी है। बनास कौन सी नदी है? मौसमी, यानी मौसम के अनुसार ही बहती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। देखिए पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है। यह तो सबसे लंबी नदी है केवल लंबाई से, और ये है पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी। ठीक है। इसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। बनास की लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर, सॉरी, 480 किलोमीटर। टोंक व सवाई माधोपुर नगर बनास नदी के किनारे पर स्थित है। टोंक व सवाई माधोपुर जो जिले हैं, जो नगर हैं, वो इसी नदी के किनारे स्थित है। इसके किनारे तो कौन था? चंबल नदी के किनारे तो कोटा नगर, और बनास नदी के किनारे सवाई माधोपुर और टोंक नगर। अगली नदी आती है, देखिए एक लाइन छूट गई, किस है? बनास नदी की प्रमुख नदियों की अगर बात करें, सहायक नदियों की, तो मैनाल, कोठारी और बेड़च, खारी आदि हैं। लूणी नदी, आगे देखिए लूणी नदी। लूणी अजमेर जिले में, देखिए किस जिले में? अजमेर जिले में, RJ01 में, अजमेर जिले में, गोविंदगढ़ के निकट है। सरस्वती व सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिले में बहने के बाद यह नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। कच्छ की खाड़ी, रेन का बसेरा, वो वाला, गुजरात में। बाड़मेर जिले के बालोतरा कहाँ है? बाड़मेर में। जिले के बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है, इसके बाद जल खारा हो जाता है। किस नदी का जल बाड़मेर जिले के बालोतरा तक मीठा होता है, उसके बाद खारा हो जाता है? तो लूणी का यार, लूण हमारे मेवाड़ी में, एक मेवाड़ी में कहावत है, लूण किसको कहते हैं? नमक को कहते हैं। तो नमक से याद रखिएगा, खारा मीठा, लूणी नदी। ठीक है। तो इसका जो जल है वो मीठा हो जाता है बालोतरा तक, उसके बाद खारा हो जाता है। इसकी सहायक में जोजरी, बांडी, जवाई, मिटड़ी, खारी, सुकड़ी, सागी, गुहिया आदि है। ठीक है, सहायक नदियाँ। आगे नदी है माही से बना माही, एम से बना माही, और एम से बना मध्य प्रदेश, MP। माही मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंभात की खाड़ी में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ सोम एवं जाखम है। ठीक है। ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में बहती है, तो इसका लाभ भी उसको ही मिलता होगा। अभी लैब असिस्टेंट 2030 जून को जो एग्जाम हुआ उसमें प्रश्न आया था कि माही जो मतलब जो है उसका बांसवाड़ा से ही लाभान्वित होते हैं। ठीक है। बाणगंगा, अगला देखिए नदी बाणगंगा। इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली की बेराट पहाड़ी से होता है। किस पहाड़ी से? बेराट की पहाड़ी से। किस जिले में है? जयपुर जिले में। वहां से किस नदी का उद्गम होता है? तो यह बाणगंगा का होता है। ठीक है। इस नदी का पानी भरतपुर में गना पक्षी विहार राष्ट्रीय में नम भूमि का कार्य करता है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। अर्जुन की गंगा किस नदी को? बाणगंगा को। अर्जुन और गंगा। ठीक है। अर्जुन की गंगा से बना गंगा, और अर्जुन के हाथ में क्या होते हैं? बाण चलाता है। क्या चलाते हैं अर्जुन? बाण। तो बाण से बाण गंगा, बाण और बाण गंगा, यानी कि अर्जुन की गंगा, बाण गंगा नदी। गग्गर नदी, आगे देखिए गग्गर नदी। इस
इससे अंतः पर्वतीय नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। उत्तरी राजस्थान में नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है, यानी नीचे चली जाती है, भूमिगत हो जाती है। इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष अथवा सहायक नदी माना जाता है। तो ये थी राजस्थान की नदियाँ। उच्चावच एवं प्रवाह तंत्र ये इस तरह से हैं, देखिए राजस्थान की नदियाँ पहली। तो अब देखिए राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपवर्तन और पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। इन्हीं कारणों से इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस नदी घाटी परियोजना के महत्व को देखते हुए यानी आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा है? राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं को कहा है। किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजस्थान में चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, बिसलपुर परियोजना एवं सरदार सरोवर परियोजना प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। तो सबसे पहले देखिए चंबल परियोजना। कौन से? चंबल परियोजना। इसको देखते हैं। यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों के संयुक्त परियोजना है। इस योजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं। यानी इसके अंतर्गत कितने बांध बनाए गए हैं? 4 बांध बनाए गए हैं। इसमें से गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है, ठीक है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है, चित्तौड़गढ़ जिले में राजस्थान में, ठीक है। एवं कोटा जिले में जवाहर सागर व कोटा बैराज बांध है, दोनों कोटा में हैं। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है। दोनों राज्यों को, किस किस को? एमपी को और आरजे को, राजस्थान को। दूसरा है माही बजाज सागर परियोजना। बांसवाड़ा में माही नदी पर यह परियोजना स्थित है। यह राजस्थान और गुजरात राज्य की सम्मिलित परियोजना है। इसमें दोनों राज्यों में सिंचाई, जल योजना और पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो रही है। यानी दोनों राज्यों गुजरात और राजस्थान को यह लाभान्वित कर रही है माही बजाज परियोजना, ठीक है। बिसलपुर परियोजना आगे है। राजस्थान के टोंक जिले के टोडाराय नगर के पास बिसलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य इस परियोजना का निर्माण किया गया है। इसका निर्माण कहाँ किया गया है? टोंक जिले में टोडाराय सिंह नगर जो है उसके पास में किया गया है। बिसलपुर गांव है, वहां पर बनास नदी पर सिंचाई करने के कारण बिसलपुर परियोजना बनाई गई है। इस परियोजना के राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई निवेशकों को पेयजल आपूर्ति होती है। यानी बिसलपुर परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो ये है जयपुर, अजमेर, टोंक और अन्य क्षेत्र। और माही परियोजना से बांसवाड़ा, लेबर शीट में पूछा गया माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला बांसवाड़ा, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना, SSP, सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों की इस संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। इसका निर्माण कहाँ पर किया गया है? गुजरात में। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर व जालौर में सिंचाई पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यानी इससे कौन लाभान्वित है? बाड़मेर व जालौर, सरदार सरोवर परियोजना से। इसके अतिरिक्त राजस्थान में राज्य में पाली जिले में सवाई नदी पर जवाई परियोजना, डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला आंबा परियोजना, उदयपुर जिले में मानसी वाकल तथा प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना भी है। जल संरक्षण के आधुनिक तरीकों में बांध बनाना सबसे प्रमुख है। अगला टॉपिक है राजस्थान में प्रमुख जिले। देखिए ये भी राजस्थान का एक अलग टॉपिक होता है, राजस्थान की प्रमुख जिले, ठीक है, एवं जल संचयन, ठीक है। राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र में पारस्परिक या पारंपरिक जल स्रोत जैसे कुएं, बावड़ियाँ, जोहर, टांडे, खड़ीन आदि पाए जाते हैं, ठीक है। तत्कालीन राजा महाराजाओं ने जल संचयन, जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए। यानी उन्होंने जल को रोकने के लिए कई तरह की बावड़ियाँ बनाई, कई तरह के कुएं बनाए, कई तरह की जिले बनाई, जिनके उदाहरण वर्तमान में भी हमें कई जिलों में देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, उदयपुर में 14वीं शताब्दी, कहाँ पे? उदयपुर में, UDR में, उदयपुर में 14वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक जल संरक्षण हेतु अनेक कार्यों द्वारा ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया। एवं यहाँ के राजाओं ने पिछोला, जैसे देखिए पिछोला झील जिसका एक नटनिका चबूतरा स्थित है यहाँ पर, ठीक है, 2 बंजारों ने करवाया था पिछोला, जिनका निर्माण उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जना सागर आदि जिलों का समय समय पर निर्माण करवाया एवं नहरें बनाकर आपस में जोड़ दिया गया। इससे वर्षा ऋतु में जल एक के बाद दूसरी झील में स्थानांतरित हो जाता है। इन सभी नदी के कारण ही उदयपुर को जिलों का नगर कहा जाता है। यानी सबसे ज्यादा अगर जिले हैं राजस्थान में तो वो उदयपुर जिले में है, जिसके कारण ही उदयपुर को जिलों का नगर या जिलों की नगरी कहा जाता है। जयसमंद झील का निर्माण, देखिए इतिहास के इतनी देर तो हम भूगोल से रिलेटेड पढ़ रहे थे, अब इतिहास के
इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिए, जयसमंद झील का निर्माण, यहीं से प्रश्न चालू हो जाते हैं। जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने सन 1667 यानी 1687 से 1691 ईस्वी तक गोमती नदी पर करवाया। कब करवाया? 1687 से 1691 के बीच। कहाँ करवाया? गोमती नदी पर करवाया। ठीक है, किसने करवाया? महाराणा, मेवाड़ के महाराणा जो थे जय सिंह, उन्होंने करवाया। कहाँ करवाया? गोमती नदी के किनारे जयसमंद झील, राजसमंद जिले में। यह विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। देखिए, विश्व की सबसे मीठे पानी की मानव निर्मित झील मानी जाती है। अजमेर में स्थित पुष्कर एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। ये पुष्कर झील जो है वो अजमेर में है, प्राकृतिक झील है जो अपने आप से बनी है। आना सागर भी अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। आना सागर ये भी अजमेर में प्रसिद्ध झील है। सिरोही के माउंट आबू में स्थित नक्की झील, ये कहाँ है? सिरोही में है। राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। ठीक है, एक एक लाइन को देखिए, ध्यान से समझिए। राजसमंद झील में स्थित राजसमंद झील भी प्रसिद्ध है। इसके उत्तरी भाग को नौ चौकी भी कहा जाता है, जहाँ पर राज प्रशस्ति लगी हुई है। इसके अतिरिक्त जौलपुर में बालसमंद, कायलाना एवं उदय सागर, ऐसा में गढ़ीसर, डूंगरपुर में गैप सागर, बीकानेर में कोलायत, अलवर में सिलीसेड आदि कई अन्य जिले भी राज्य में महत्वपूर्ण जल संसाधन है। राज्य में मीठे पानी की झीलों के अतिरिक्त जयपुर, अजमेर एवं नागौर के मध्य सांबर झील, बाड़मेर में पचभद्रा, नागौर में डिडवाना, बीकानेर में लुकसणन, जैसलमेर में पोखरण, जोधपुर में फलोदी आदि खारे पाटी की जिले हैं। ये कौन सी नदियां हैं? अगर बात की जाए पोखरण की कौन सी नदी है मीठे पानी की है, तो खारे नदी की, खारे पानी की नदी है। अभी देखिए, मेवाड़ के राणाओं एवं महाराणाओं द्वारा उदयपुर में निर्मित जिले, नदी संगम तथा झील संगम का मानचित्र ये इस तरह से। गोवर्धन सागर पिछोला झील को जोड़ता है। पिछोला दूध तलाई, पिछोला अमरकुंड, पिछोला कुमारिया तालाब, रंग सागर, अमरकुंड, रंग सागर, स्वरूप सागर और स्वरूप सागर फतेह सागर। तो इस तरह से फतेह सागर ये झील देख सकते हैं आप। इस तरह से इसका नक्शा, प्रस्तुत नक्शा बनाया हुआ है। उदयपुर में नदी संगम एवं झील संगम। ठीक है, अब देखिए जल संरक्षण, यानी उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है जल संरक्षण। जल संरक्षण हमारा प्रथम दायित्व है। यह जल संरक्षण करना हमारा क्या है? प्रथम दायित्व, प्रमुख दायित्व है। जल संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है ना। इसके लिए आवश्यक है कि हमें जलाशयों में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट नहीं डालना चाहिए। पेयजल स्रोतों के निकट स्नान आदि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। इनके साथ साथ जल संचयन, जनसंख्या नियंत्रण, सिंचाई की उन्नत विधियों के प्रयोग, वृक्षारोपण में वृद्धि, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग और जल का पुनः उपयोग आदि प्रयत्नों से जल का संचय किया जाना अति आवश्यक है। अधिक वर्षा जल वाले क्षेत्रों से जल को नहरों के द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पहुंचाकर जन जीवन और औद्योगिक के जरिए अनुकूल परिस्थितियां सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वर्तमान में रूफटॉप जल संचयन तथा वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकी बहुत प्रचलित है। रूफटॉप जल संचयन विधि में घर की छतें पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुएं में एकत्रित किया जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है, यानी उसे एक जगह इकट्ठा करके भूमिगत कराया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन समय में यहाँ के निवासी टांडा, खडोन, जोड़ आदि का निर्माण कर वर्षा जल का संग्रहण एवं संरक्षण करते हैं। इन तकनीकों को वृहद स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है। ठीक है, शब्दावली देख लेते हैं। भूगर्भी किसे कहते हैं? भूमि के अंदर का उसे भूगर्भी कहते हैं, भू के गर्भ में। ठीक है, अफवाह, नदी जल का बहना अफवाह कहलाता है। ये बात भी आपको समझ में अच्छी तरह से आ चुकी होगी। टांडा किसे? पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु बनाए जाने वाले कुएनुमा संरचना। टांडा कहते हैं खड़ीन, पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना। जोहड़, वृक्ष जल रोककर भूमिगत स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना। संरक्षण सुरक्षित रखना है, रख रखाव इसे कहते हैं। ठीक है ना। तो इसका एक एक प्रश्न जो है, बनास नदी की सहायक नदियां हैं, माई नदी परियोजना कहाँ विकसित हुई, चंबल नदी की। देखिए एक एक प्रश्न, एक एक पॉइंट राजस्थान के जिसमें भूगोल, हिस्ट्री है, कला संस्कृति है, उसमें एक एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का था हमारा ये खास वीडियो। अगले वीडियो में या अगले जो मतलब सीरीज है उसमें हम अध्याय 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। फिलहाल हमने अध्याय 7 पढ़ा है इसमें, जिसका नाम है जल संसाधन एवं संरक्षण। ठीक है ना। तो भूगोल जिसमें नदियां हैं, नदी गढ़ी परियोजना है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपको ये कैसा लगा है वीडियो और इससे रिलेटेड आपको कितने प्रश्न आप क्लियर हुए हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।